तो मैं राज्यसभा की अपनी शपथ लेके सोच रहा था कि आपके बीच आऊंगा, कि आम के बाग में बैठ के आम खाएंगे, दूध पिएंगे, आपसे मिलके आपका आशीर्वाद लूंगा, लेकिन वो भी मौका इन्होंने दिया नहीं। हमारी जिम्मेदारी थी, हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम बोलें, गलत का विरोध करें। राजनीतिक मुख्य धारा में और मुख्य धारा के बाहर भी जो भी लोग शामिल हैं, उनकी यही जिम्मेदारी समाज ने उनको दी है। जब आप चौधरी अजीत सिंह कहते थे और उनके निधन के बाद छपरौली में आपने मुझ पे पगड़ी बांधी है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर ऐसा कोई देश में फैसला होगा जिससे आपको हानि पहुंचेगी, तो सबसे पहले सबसे आगे मुझे रहना है। विरोध करना है तो विरोध। और मैं विरोध इसलिए नहीं कर रहा, अभी कोई चुनाव नहीं है, अभी कोई वोट का मसला नहीं है, अभी तो लोग अपनी थकान दूर भी नहीं कर पाए और नए नए विधायक बने हैं, वो अपना जश्न भी नहीं मना पाए। अभी कोई चुनाव या वोट का मसला नहीं है। अगर हम लोग पंचायत कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है गलत, लेकिन हमें और आपको सतर्क रहना है। ये एक शुरुआत है। इनके पास एक अपनी बड़ी फौज है, ये हमारे देश की फौज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और अपनी फौज को लगा रहे हैं काम पे, और उनका उद्देश्य ये है कि समझाओ, लोगों को बताओ कि बहुत अच्छा फैसला लिया है मोदी जी ने। और हमारे बीच के कई इस तरह के लोग होंगे जहां बच्चे सुबह दौड़ लगाते हैं, शाम को दौड़ लगाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। गांव में आपके पास आरएसएस के लोग आएंगे और कहेंगे भाई तुम विरोध मत करो, तुम्हारी बड़ी अच्छी नौकरी लगने जा रही है। आनंद महिंद्रा साहब ने कहा है कि महिंद्रा में आपको नौकरी लगेगी। रतन टाटा जी ने कहा कि आ जाओ, टाटा के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। अदानी जी कह चुके हैं, हमारे कैलाश विजय गर्गिया भी कह चुके हैं कि 4 साल बाद क्या होना है। मैं पूछना चाहता हूं, आपने तो देखा ही है, मुजफ्फरनगर में भी बीजेपी का कार्यालय होगा। देश के हर जिले में जब से सरकार आई, इन्होंने मोटे लोगों से मोटा चंदा वसूला, खूब पैसा कमाया, और सबसे पहला काम अमित शाह जी ने कहा था कि हम हर जिले में बीजेपी के अच्छे कार्यालय, 5 स्टार होटल को भी पार करने वाले कार्यालय बनाएंगे। और उन्होंने बड़े पैमाने पे देश के दूर दराज के क्षेत्रों में, आज जहां कोई सुविधा आम जनता के लिए नहीं होगी, लेकिन बीजेपी का आलीशान कार्यालय आपको मिल जाएगा। और आज भी वहां गार्ड की नौकरी है, आज भी वहां किसी की नौकरी लगी होगी, तो उसकी नौकरी काट के अग्निवीर को नौकरी दोगे या नया नौकरी पैदा करोगे? कहां से पैदा करोगे? नई नौकरियां कहां से आ रही देश में? सारे सरकारी उपक्रम आपने बेच डाले। सारी जो आपके विभाग हैं, सरकारी विभाग, उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है, लेकिन तब भी आप भर्ती नहीं कर रहे हो, तो नई नौकरी कहां से मिलेगी? और 4 साल हमारा तो विरोध इसलिए है कि 4 साल में कोई नौकरी नहीं होती। आप जब लड़की देखने जाओगे, रिश्ता जोड़ने जाओगे, और पूछा जाएगा भाई नौकरी है कि नहीं, कौन नौकरी नहीं, रिटायर है, हो जाएगा क्या रिश्ता? बताओ, नहीं होने का। नहीं, मेरी तो हो गई थी, लेकिन आपकी चिंता तो मैं करूंगा। और जिनको करनी नहीं या जिनको निभानी नहीं, उन्हें कोई फिक्र नहीं, ना आगे ना कोई पीछे। तो गंभीर बात है, 4 साल की कोई नौकरी नहीं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, 4 साल का ये आंकड़ा आप कैसे आपने फिट बनाया? ये 4 साल का फॉर्मूला कहां से आया? 4 साल का 5 साल भी हो सकता था, 5 का 7 भी हो सकता था, 10 भी हो सकता था, 12 भी हो सकता था। 15 से आपने घटा के 4 साल कर दिए। क्यों? क्योंकि 4 से अगर 5 करते तो उन्हें ग्रेच्युटी भी देनी पड़ती। ग्रेच्युटी भी नहीं देना चाहते हैं। 4 साल बाद ये सरकार आपको कुछ नहीं देगी। गांव में आप लौट के जब आओगे अग्निवीरों, आप ये भी नहीं कह सकते कि हम फौज में थे। पूर्व रिटायर्ड फौजी की जितनी सुविधाएं हैं
आपके लिए वो कोई सुविधा आपको उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। आज जब आप बीमार पड़ता है कोई फौजी, तो आरएनआर हॉस्पिटल जाता है, विशेष अस्पताल, अलग चिकित्सालय आपके लिए बनाए गए, अच्छी सुविधा है। वे सारे अस्पताल में कौन जाएंगे? कौन लोग भर्ती होंगे जब 4 साल में की नौकरी रह गई? जैसे जैसे धीमे धीमे रिटायर हो जाएंगे। इन्होंने कह दिया कि 4 साल की भर्ती होगी, इससे अतिरिक्त कोई भर्ती नहीं होगी। इससे अतिरिक्त कोई भर्ती नहीं है, बस 4 साल की भर्ती है, और उसमें भी 25% तक, वो भी लिमिट है। ये नहीं कहा कि 25% लेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि 25% लेंगे। 46,000 पहले वर्ष में लेना है इस साल में, उसमें से 15,000 ये उम्मीद ना रखें कि 15,000 को 4 साल बाद भी नौकरी मिलेगी, ये भी तय नहीं है। तो कई इसमें शर्तें हैं, बारीकी से देखने की जरूरत है। और हम और आप तो पहले ही समझ गए कि इनकी मंशा क्या है। हमने आपने किसान आंदोलन किया, सड़क पे आप लोग आए, उस लड़ाई में भी नौजवानों की विशेष भूमिका थी। ये टोपी वाले और पगड़ी वाले तो बैठते थे मोर्चों पे, और ये अपने मोबाइल पे और सोशल मीडिया पे लगातार प्रचार करते थे। और जब जब सड़क पे आना होता था सड़क पे आ जाते थे, और जब जब पीछे हटना होता था तो भाग जाते थे। तो असल गुरिल्ला युद्ध तो नौजवानों ने लड़ा किसानों के लिए, क्योंकि वो जानते हैं वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। और आज इन पे आँच है, आज इनके ऊपर खतरा है, आज इनका भविष्य दांव पे लगा है। और इसलिए पगड़ी वाले और टोपी वाले भी हमारे बुजुर्ग आगे आके आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। नौजवानों, इनका बड़ा आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं मुजफ्फरनगर की धरती को, मुजफ्फरनगर के वीरों को, हमारे लोक दल के कार्यकर्ताओं को कि हमने मंच सजाया, ये नौजवानों के लिए मंच बनाए। बोलने की तो मेरे पास कम बातें हैं, लेकिन मैं सुनना चाहता था और मैंने सुनी है। नौजवानों ने बड़े तरीके से अपनी बात रखी। मैं बधाई देता हूं नौजवानों को। ये हमारे पार्टी का भी भविष्य है, और इस समाज का भी भविष्य है, और देश का उज्जवल भविष्य है। मुजफ्फरनगर का ये नौजवान जिन्होंने मंच को सजाया, मेहनत करी, लोगों को निमंत्रण दिया, और आप लोग जुट के यहाँ आए, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। ये कि शुरुआत है, ये सिर्फ शुरुआत है, और मुकाबला बड़े झूठे लोगों से है। ये कहते हैं कि हमारे पास पेंशन देने के पैसे नहीं है। क्या करें, कटौती तो करनी पड़ेगी। कटौती करनी थी तो क्या 45,000 करोड़ रुपए का जहाज जब मोदी जी ने लिया, आपसे पूछ के लिया था क्या? जब 20,000 करोड़ का नई संसद भवन को के निर्माण में जो योजना लाए, क्या किसी ने मांग करी थी कि वो पुराने पार्लियामेंट से अलग हटके नई बिल्डिंग बनाओ, इंडिया गेट को पूरे को उजाड़ दो? मुजफ्फरनगर किसी आदमी ने मांग करी थी क्या? आप उस फैसले से इत्तेफाक रखते हो? अगर कटौती करनी है तो वाई श्रेणी, जेड श्रेणी, पता नहीं कहां कहां की कितनी बड़ी बड़ी सिक्योरिटी रहती है इनके साथ। चौधरी अजीत सिंह जी नहीं रखते थे कभी, और ना मेरे साथ कोई है। मेरी तो सिक्योरिटी वाई जेड जी सब कुछ आप हो, हमें नहीं जरूरत। अगर बचत करनी है तो वहां बचत कर लो, लेकिन देश की रक्षा होनी चाहिए। देश की रक्षा करने वाले हमारे फौजी का सम्मान होना चाहिए, उनके लिए सुविधाएं और देनी होंगी। और मैं आपके बीच आंकड़े रखना चाहता हूं, जो सच्चाई है। ये जो कह रहे हैं कि डिफेंस का बजट बढ़ता जा रहा है, 10 साल को आप हिसाब लगा लो, 2011-12 से लेकर 2021-22 तक देश के बजट में जितना कुल खर्चा था, जो कुल व्यय था, जो टोटल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर था, टोटल एक्सपेंडिचर, उसका 2011-12 में डिफेंस पे 16.7% खर्च होता था, और वो घट के 13% हो गया। 10 साल में घटा है डिफेंस पे एक्सपेंडिचर। 10 साल में टोटल एक्सपेंडिचर में जो तरक्की का दर है, प्रगति का दर है, वह 10% से ज्यादा है, और डिफेंस में आपने 8.3% ज्यादा खर्च किया है। यानी जो बढ़ोतरी होनी थी। और इसलिए आज जो ये दावा कर रहे हैं कि हमें फौज में तकनीकीकरण लाना है, जैसे इजराइल लड़ती है, आप देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है तो ड्रोन युद्ध कर रहे हैं, इस तरह की बातें आपको बरगलाने के लिए लोग करेंगे। अगर तकनीकीकरण लाना है तो बजट को बढ़ाना पड़ेगा। आप फौजी की पेंशन काट देंगे
तो फौज का मनोबल गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा और लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाएगी। कोई तकनीकीकरण होने वाला नहीं है। और मैं दावे के साथ कहता हूं उनके पास कोई योजना नहीं है। आज जो इससे पहले जो सेना में भर्ती होते थे, बड़े बड़े अधिकारियों ने इसका विरोध किया। क्यों किया? मैंने भी उनसे बात की, समझने की कोशिश की और उन्होंने मुझे बताया कि फौजी 3 साल की तो ट्रेनिंग के बाद तैयार होता है जिसको सियाचिन में लड़ना है। 3 साल से पहले फौजी तैयार नहीं हो पाता, उसकी बड़ी टेक्निकल ट्रेनिंग होती है। और ये 6 महीने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। 6 महीने की ट्रेनिंग में क्या सीखेगा वो? वे अग्निवीर नहीं बनेगा, वो अभिमन्यु बनेगा। वो अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में उसको मारने का इन्होंने इंतजाम बना रखा है। और मेजर जनरल योगेंद्र जी ने कहा है कि फौज मरने के लिए नहीं होती, मारने के लिए बनाई जाती है। जिस घर का शहीद होता है उसके दर्द को आप समझने की कोशिश करें मोदी जी। उनकी शहादत पे, उनकी लाशों पे आपने खूब राजनीति की है। पिछला चुनाव, लोकसभा का चुनाव कैसे जीते हो हमें याद है। आपने उस चुनावी अभियान में एक भाषण दिया था कि 1 वोट सेना के सम्मान में मुझे दे दो। याद होगा, ऐसी भाषा कभी किसी प्रधानमंत्री पद के दावेदार ने कभी नहीं कही। कभी किसी प्रधान के उम्मीदवार ने भी देश की धरती पे खड़े होकर ऐसे वोट नहीं मांगी होगी जिस तरह से आपने सेना के नाम पे वोट मांगी थी। कि सेना, वो जो कीर्तिमान सेना करती है, जो रखवाली सेना के फौजी करते हैं, उसको भाजपा के रूप में दिखा करके कि हम लोग कराते हैं। हमने उनको वहां प्रोत्साहित किया लड़ने को और हमने उनको भेजा लड़ने को, तब जाके लड़ाई लड़ रहा है। नहीं, जो फौजी देश की सीमा पे खड़ा है वो अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा है। अगर उसे पूरी ट्रेनिंग नहीं होगी तो कौन जिम्मेदारी लेगा? जब वो शहीद की जो डेड बॉडी वापस गांव में आएगी, गांव के गांव रोएंगे। ये हमारे भाई, हमारे बालक हैं। इनकी जिंदगी आपके लिए सस्ती होगी लेकिन हमारे लिए बेशकीमती है। इनके साथ, इनके जीवन के साथ खिलवाड़ मत कीजिए मोदी जी। मैं आपसे आग्रह करता हूं, अभी तो हम अच्छे रूप में आपके सामने हैं, बड़े शांति से पंचायत कर रहे हैं। आप तो बताया जाता है कि बहुत जिद्दी हो, लेकिन मुजफ्फरनगर का आदमी तो आपसे ज्यादा डबल जिद्दी है। मैंने पहले भी कहा था किसान पंचायत में कि आपसे ज्यादा जिद्दी हम लोग हैं। और जो सच्चा आदमी होता है, जो ईमानदार होता है, वो जिद्दी होता है, क्योंकि वो लड़ाई सर उठा के लड़ता है। हमने कोई दगा नहीं किया। राज्यपाल जी कह रहे थे कि फौजियों ने बड़ा सपोर्ट किया था मोदी जी को, लेकिन आप इनकी इतिहास खोल के देखेंगे, गुजरात से लेकर के यहां तक जहां तक पहुंचे हैं, जो इनका ज्यादा साथ देता है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं है। इसलिए जो हमारे साथी कुछ पहले हमारे यहां होते थे, बीजेपी में चले गए और आप पे भी डोरे डालते होंगे, चुनाव बाद डोरे डालते होंगे कि आ जाओ भाइयों, उन्हें बता दो कि तुम ज्यादा साथ दे रहे, सबसे पहले जो है कैची तुम पे ही चलनी है और चल रही है। ये आप पे ही कैची चल रही है, ये कुल्हाड़ी आपको ही मारी जा रही है। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उन प्रदेशों पे जिन क्षेत्रों ने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, ये उस समाज को निपटाने के लिए योजना लाए हैं। ये अग्निपथ योजना नहीं है, ये तो ठगी योजना है। ये आपको ठगने के लिए योजना लाए हैं, ये आपका हक मारने के लिए योजना लाए। ऐसी योजना को हम स्वीकार नहीं कर सकते। और अंतिम दिन तक, जब तक ये गिनती इनकी पूरी नहीं होती सरकार की, तब तक हम इस योजना का विरोध करेंगे। या तो योजना खत्म होगी या ये सरकार बदली जाएगी। ये फैसला भी समय रहते आपको करना होगा। बाकी देखो, अभी पर्ची पे मुझे लगा कुछ गन्ने की बात होगी, पेमेंट की बात होगी, बिजली की बात होगी, किसान की बात होगी। पर्ची पे लिखा है बुलडोजर। ये कोई मुद्दा नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं। योगी जी को तो चलाना भी नहीं आता होगा। योगी जी तो ट्रैक्टर नहीं चला सकते। हाँ, टेंशन ना करो, बुलडोजर स्टार्ट ये करेंगे, चाबी हम ले लेंगे, चाबी हम खोस लेंगे इनसे।
सबसे बड़ा सवाल आज देश के सामने रोजगार का ही है। बहुत बड़ी चिंता है लोगों की है, नौकरी नहीं मिल रही। 2018 में अर्धसैनिक बलों की नौकरी निकाली थी इन्होंने 55,000 की भर्ती, और नागपुर से पैदल चल के दिल्ली आ रहे हैं बच्चे। 18 में नौकरी निकली, 19 में इम्तिहान लिया, 1 साल बाद रिजल्ट निकाला और सबको नौकरी दी नहीं, पद भरे नहीं गए पूरे। अब वो पद खाली छोड़ रही सरकार जानबूझकर। सेना में भी उन्होंने यही किया, जानबूझकर 2019 के बाद भर्ती नहीं की। आप नौजवानों समझ लो, जो आपके बीच आके आरएसएस वाले कहेंगे ना, देखो नौकरी मिल तो रही है, मोदी जी का इतना बड़ा दिल है, देखो उन्होंने आपको नौकरी दी है, नई नौकरी मिल रही है, कितनी अच्छी बात है, 4 साल की भले सही हो, नौकरी है तो, यही कहेंगे आपको। 2019 में 80,000 भर्ती किए थे, 2 साल 3 साल पूरे भर्ती नहीं करी, उसके बाद 46,000 आधी नौकरी निकाली है, और वो भी नौकरी नहीं है, ट्रेनिंग है। तो आर्मी का आईटीआई बना दिया। तो इनसे बच के रहना। ये तो ऐसे लोग हैं कि आपकी जब जेब कट जाएगी तो आपको आके बताएंगे बहुत अच्छा हुआ भाई, टेंशन खत्म। अब बेकार में बटुआ संभाले फिरते थे, बार बार हाथ जाता था तुम्हारा बटुए को संभालने के लिए, अब किसी और का भला हो जाएगा, बुरा मत मान लो, तुम्हारी जेब कट गई, यही बताएंगे आपको। ये गंजे को कंघा बेच सकते हैं, बेचने में माहिर हैं। तो इनसे सतर्क रहना, होशियार रहना।